नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे लिटन स्टेपी के उस कथन का जिसमें उन्होंने कहा है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इस कथन के आधार पर यह कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है, पूर्णतः सत्य है। इसका कारण यह है कि इसका कभी निर्माण नहीं किया गया, इसे कभी किसी संप्रभु ने लागू नहीं किया। ब्रिटिश इतिहास में केवल क्रॉमवेल काल ऐसा काल रहा है जहां ब्रिटेन राजपत्र द्वारा शासित हुआ है। बाकी शेष समय ब्रिटेन मुख्यतः अभिसमयों, सामान्य विधि के नियमों, न्यायिक निर्णयों द्वारा शासित होता रहा है। ब्रिटिश संविधान का विकास एकाएक नहीं हुआ है, इसका विकास शताब्दियों में धीरे धीरे हुआ है। विकास की यह प्रक्रिया आज भी जारी है। ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। इस कथन के दो भाग हैं, संयोग का शिशु और विवेक का शिशु। पहले हम उल्लेख करते हैं संयोग का शिशु। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रिटिश संविधान आकस्मिक घटनाओं अर्थात अप्रत्याशित अवसरों का शिशु है। वास्तव में इसकी सभी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्थाओं का विकास संयोग से हुआ है, इनकी रचना नहीं की गई है। जैसे द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। विश्व के अधिकांश देशों ने ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए द्विसदनात्मक प्रणाली को अपनाया है। ब्रिटेन में यह प्रणाली किसी सोच विचार या सुनिश्चित योजना का परिणाम नहीं है, इसका विकास संयोग से हुआ है। एडवर्ड प्रथम ने 1295 में मॉडल संसद का आयोजन किया, जो एक सामंतवादी परिषद थी। धीरे धीरे इसका राष्ट्रीय स्वरूप विकसित होने लगा और दो भिन्न भिन्न हितों के उत्पन्न होने से ब्रिटेन में दो सदनों का विकास हुआ। दूसरा, मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था। मंत्रिमंडल का विकास क्रमिक, संयोगवश एवं परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसको निम्न चरणों में हम समझ सकते हैं। पहला, 17वीं शताब्दी से पूर्व। इस समय सम्राट को परामर्श देने तथा प्रशासन कार्यों में सहयोग देने के लिए दो संस्थाएं थी, विट्नाजेमूट और क्यूरिया रेजिस। विट्नाजेमूट एक बड़ी संस्था थी जिसने भविष्य में संसद का रूप ग्रहण कर लिया। क्यूरिया रेजिस एक छोटी संस्था थी जो सम्राट को परामर्श देती थी। आधुनिक मंत्रिमंडल इसी का परिणाम है। दूसरा, 17वीं शताब्दी में मंत्रिमंडल का विकास। 17वीं शताब्दी में प्रिवी काउंसिल 50 सदस्यों की एक बड़ी संस्था बन गई थी। चार्ल्स प्रथम ने एक छोटी संस्था से परामर्श करना शुरू कर दिया जिसे कबाल नाम दिया गया। उस समय हिग दल का कॉमन सभा में बहुमत था, अतः इस प्रथा का भी विकास हुआ कि मंत्रिमंडल का निर्माण कॉमन सभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों में से ही होना चाहिए। तीसरा, 18वीं शताब्दी में विकास। इस काल में मंत्रिमंडल संबंधी दो प्रथाओं का विकास हुआ। पहला, मंत्रिमंडल की बैठकों में सम्राट की अनुपस्थिति और दूसरा, प्रधानमंत्री के पद का विकास। चौथा, 19वीं शताब्दी में विकास। इस काल में मंत्रिमंडल शासन की शक्ति का वास्तविक केंद्र बन गया। सन 1832 के तथा उसके बाद के अधिनियमों ने सम्राट की शक्तियों पर अंतिम प्रहार किए। राजनीतिक दलों के विकास ने दलीय अनुशासन और नियंत्रण को जन्म दिया, जिसने मंत्रिमंडल को शक्तिशाली बना दिया। पांचवा, 20वीं शताब्दी में विकास। इस काल में मंत्रिमंडलीय सचिवालय, विभागहीन मंत्रियों की व्यवस्था, विशेषज्ञ समितियों,
मंत्रिमंडल समितियों की व्यवस्था तथा राष्ट्रीय आपात के समय संयुक्त मंत्रिमंडल की व्यवस्था आदि संस्थाओं का विकास हुआ। तीसरा, सीमित या संवैधानिक राजतंत्र। ब्रिटेन में जिस मात्रा में सम्राट की शक्तियों का पतन हुआ, उसी मात्रा में मंत्रिमंडल की शक्तियों का विकास हुआ। एक समय में सम्राट के पास प्रशासन की असीमित शक्तियां थीं, लेकिन धीरे धीरे ये सारी शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथों में सिमट गई। इस कोटेशन का दूसरा भाग है, ब्रिटिश संविधान विवेक का शिशु है। इसका तात्पर्य है कि ब्रिटेन की कुछ राजनीतिक संस्थाएं ऐसी है जिनमें बड़े सुनियोजित तरीके से सुधार किए गए हैं। ये सुधार विवेक सम्मत है, अतः ब्रिटिश संविधान को विवेक का शिशु कहा जाता है। जैसे पहला, वयस्क मताधिकार। 1832, 1867, 1884, 1918, 1928 के सुधार अधिनियमों ने मताधिकार को नियमित किया और अंततः वयस्क मताधिकार की स्थापना की। दूसरा, गुप्त मतदान एवं एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। गुप्त मतदान प्रणाली को 1872 में शुरू किया गया तथा 1948 में बहुल मतदान प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में यहाँ सभी निर्वाचन क्षेत्र एक सदस्यीय है। एक मतदाता एक ही उम्मीदवार को अपना मत दे सकता है। तीसरा, कॉमन सभा की श्रेष्ठता। संसद में कॉमन सभा की स्थिति को सर्वोच्च और श्रेष्ठ बना दिया गया है। सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियमों ने लोक सभा की शक्तियों के पर कतर दिए। आज लोक सभा एक अस्थायी और रद्दोबदल करने वाली सभा बनकर रह गई है। चौथा है पीयरेज एक्ट। सन 1958 और 1963 के पीयरेज एक्ट के माध्यम से लोक सभा की रचना में सुधार कर दिए गए। सन 1958 के अधिनियम ने आजीवन पीयरों और महिला पीयरों की व्यवस्था की और 1963 के अधिनियम ने वंशानुगत पीयरेज के परित्याग की व्यवस्था की। धन्यवाद।